नाइट कमांडर, क्या तुमने बहुत ज्यादा पी ली है? राज्य में 3 साल से भयंकर सूखा पड़ा है। नदियां सूख गई हैं। खेती के लिए पानी कहाँ है? क्या तुम मुझे बता रहे हो कि प्रकाश का देवता उतर आया? पॉलफिक अचानक खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी। मुझे पता है कि मेरे स्वामी को इस पर यकीन नहीं, लेकिन यही सच है। अगर मेरे स्वामी को इस पर यकीन नहीं, और उस विशालकाय पत्थर की दीवार को देखिए जो आसमान छूती है, जो आसमान छूती है। मोनरो का चेहरा एकदम ठंडा हो गया। उसे लगा कि नाइट कमांडर ने विद्रोहियों से मिलीभगत करके ऐसा हास्यास्पद झूठ कहा होगा। जब विचार अलग मायने से अलग हो तो आधा वक्त भी बहुत होता है। वोल्फ्रिक जानता था, इसलिए वो बस यही कह सकता था। आभरते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर विदा लेते हैं। जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी पंक्ति कही, मेरे स्वामी उनकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर। उस मूर्ति को मुख्य हॉल में रखना सबसे अच्छा है। उनके हाथों में जो अनाज है वो आपकी कल्पना से परे है। वुल्फ्रिक की पीठ देखकर मोनरो ने ठंडी सांस ली। वो मुड़ा और सीधे पुराने चर्च में गया जहां पादरी को ढूंढा। पिताजी, मैंने फैसला किया है, उस जंगली देवता की मूर्ति को मुख्य हॉल में ले आओ। पादरी इतना डर गया था कि उसकी बाइबल लगभग गिर गई। यदि राजधानी जांच करती है तो आप अपनी उपाधि नहीं रख पाएंगे। इतिहास की किताब में तुम 10,000 वर्षों तक बदबू छोड़ोगे और विधर्मी की जलती हुई अवस्था में भेज दिए जाओगे। मोनरो अपने हाथों को पीठ के पीछे करके चर्च के बाहर सूखी जमीन को देख रहा था। उसकी आंखों में पूर्ण संकल्प झलक रहा। मैं आयरन गार्ड सिटी का स्वामी हूँ। जब तक मैं आटे की 20 गाड़ियां ला सकता हूँ और अपने शहर के लोगों को भरपेट खाना खिला सकता हूँ, चाहे मुझे जलती हुई स्टेक में ही क्यों ना जाना पड़े, मैं इसे स्वीकार करता। उन्होंने गारंटी पर हस्ताक्षर की और सारी बदनामी अपने ऊपर ले ली, और भूखे शहर में आधिकारिक तौर पर मेरा अनाज डंपिंग युद्ध शुरू हो गया। दोपहर आयरन गार्ड सिटी की झुग्गियों में एक सड़क का कोना। सबसे निचले स्तर का मजदूर ओल्ड विक जमी हुई पत्थर की पट्टियों पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, हताश होकर सह रहा था। मास्टर मैनेजर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। घर पे मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और फर्श पर लौट रहे हैं। व्यापारी गिल्ड मैनेजर, जिसके चेहरे पर चर्बी भरी हुई थी, ने उपहास किया और तांबे के सिक्कों से भरा आधा बैग नीचे फेंक दिया। अग्रिम भुगतान करने वाले दस्तावेज से सटे भाग जाओ। ओल्ड विक के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने उन दयनीय तांबे के सिक्कों को कसकर पकड़ रखा था। वो अनाज की दुकान में भाग गया, लेकिन उसने जो अनाज उनके बदले में लिया वो दयनीय था। अनाज की कीमतें फिर से बढ़ गई थीं। वो अपनी हवादार टूटी हुई पुआल की झोपड़ी में लौट आया। उसके चारों स्काइनबोन्स बच्चे उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। सबसे छोटा लड़का भूख से रो रहा था। ओल्ड विक ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि उसके मुंह में खून का स्वाद फैल गया। उसने अपनी थोड़ी बड़ी बेटी की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, पापा तुम्हें सैर पर ले चलेंगे। बड़ी बेटी रोई नहीं। उसने समझदारी से अपने पापा का कठोर हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी कि इस सैर पर उसे अनाज के बदले लॉर्ड्स मैनर में सर्फ के तौर पर बेच दिया जाएगा। तभी उसका छोटा भाई बच सकता था। पिता और बेटी सुन होकर सड़क पर चलते रहे। चर्च के पास से गुजरे। एक धीमी घंटी बजी। ओल्ड विक वहीं रुक गया। अचानक उसकी नजर चर्च के बगल में एक सुनसान गली में एक जर्जर दुकान पर पड़ी, जिस पर एक साइन बोर्ड भी नहीं लगा था। दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी थीं और कई हट्टे माइनस कट्टे आदमी अंदर बोरे ले जा रहे थे। दुकान के अंदर आटे की उभरी हुई बोरियां फर्श से छत तक रखी हुई थीं। बूढ़े विक की नजर दरवाजे पर लगे लकड़ी के बोर्ड पर पड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम से पिन की तरह चुप गईं और उसकी सांस पूरी तरह से रुक गई। उसने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि उसे भूख से भ्रम हो रहा है। उस पर साफ लिखा था, शुद्ध सफेद मैदा 10 तांबे के सिक्के प्रति पाउंड। महाअकाल के उस नरभक्षी वर्ष में ये कीमत सचमुच मुफ्त में देने से अलग नहीं थी। बूढ़े विक के कदम अपने आप चल रहे थे जब वो अपनी बेटी के साथ कांपते हुए दुकान के दरवाजे से अंदर कदम रख रहा था। दुकान सहायक के भेष में एक मिलिशिया ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ग्राहक आटा खरीदने आया था। बूढ़े विक का गला भराया। वो फूलों के उस पहाड़ को घूर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि उसके सुर बदल गई। क्या ये फूल सचमुच बिक्री के लिए हैं? आयरन गार्ड सिटी की एकांत गली में एक गुमनाम दुकान के अंदर ओल्ड विक ने अपने हाथों में तांबे के सिक्के पकड़े हुए थे। छत पर रखे सफेद फूलों और उस लकड़ी के बोर्ड पर 10 तांबे के सफेद फूलों और उस लकड़ी के बोर्ड पर 10 तांबे के सफेद। आसन्न टूटन के कारण उसके आंसू तुरंत टूटे बांध की तरह फूट पड़े। क्या ये फूल सचमुच बिक्री के लिए हैं? ग्राहक, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमने ये फूल बेचने के बजाय सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं? सहायक के भेष में आई सेना मुस्कुराई। ओल्ड विक ने मुश्किल से निकला, 1 पाउंड सफेद आटे के लिए 10 तांबे के सिक्के। अगर इस कीमत को 10 से गुणा भी किया जाता तो भी उसे लगता कि बहुत सस्ता है। उसने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि एक और शब्द कीमत बदल देगा। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से बचे हुए दर्जन भर तांबे के सिक्के निकाले। ये उसके परिवार की आखिरी कमाई थी। मूल रूप से अपनी जल्दी ही अकेली होने वाली बेटी के लिए आखिरी भोजन खरीदने का इरादा था। दुकानदार, मुझे 1 पाउंड खरीदना है। ओल्ड विक ने दोनों हाथों में 10 तांबे के सिक्के लिए। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। कोई बात नहीं। सहायक तेजी से आगे बढ़ा। आटे को तराजू पर उठाया, उसे सुरक्षित रूप से पैक किया और उसे थमा दिया और उसे थमा। आपका फूल, इसे ठीक से पकड़ो। यह वास्तव में 1 पाउंड शुद्ध सफेद आटा था। अपने हाथों में भारी वजन महसूस करते ही ओल्ड विक की आंखें तुरंत लाल हो गईं। पागलों की तरह उसने बचे हुए कुछ तांबे के सिक्के काउंटर पर पटक दिए। उसकी आवाज, दुकानदार, ये सब आटे के लिए। क्या? जितना चाहो खरीद लो। कुछ पाउंड आटा पाकर ओल्ड विक धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया और घबराकर सहायक की ओर बढ़ा। सहायक ने उसे पकड़ लिया और काउंटर के पीछे लाल कपड़े से ढकी मूर्ति की ओर इशारा किया। मुझे धन्यवाद मत, ये सारा फूल भगवान सिलास ने दिया है। अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो पवित्र प्रेरित को धन्यवाद दें। पवित्र प्रेरित, धन्यवाद पवित्र प्रेरित, मेरी जान बचाने के लिए। ये आम आदमी अनंत काल तक भगवान सिलास की पूजा करेगा। बूढ़े विक ने अपना सिर पत्थर पर पटका, जिससे जोरदार धमाका हुआ। उसका माथा खून से लाल हो गया। उसने फूल को सीने से लगा लिया और लड़खड़ाता हुआ गली से बाहर निकल गया।
गली के कोने पर उसकी भूखी स्काइन एंड बोन्स बड़ी बेटी उसके कपड़ों के कोने को खींच रही थी। उसने डरते हुए ऊपर देखते हुए पूछा, पिताजी क्या मुझे जागीर में नहीं बेचा जाना पड़ेगा? बूढ़े विक की नाक में दम हो। उसने अपनी बेटी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी तुम्हें नहीं बेच रहे हैं? चलो पिताजी तुम्हें घर ले जाके खाना है। उस रात बूढ़े विक के टूटे माइनस फूटे घर में बहुत दिनों से खोई हंसी गूंज रही थी। सफेद आटे का पेस्ट बर्तन में डाला गया और भूखे बच्चे अपने लकड़ी के कटोरे में उसे भर माइनस भरकर खा रहे थे। लाल आंखों से बूढ़े विक ने अपने पूरे परिवार के लिए एक अटल नियम बना दिया। अब से विक परिवार केवल एक ही भगवान की पूजा करेगा और वो है सेंट साइलस। और इस बीच आयरन गार्ड सिटी के फिन मैनर के आंगन में मोनोपोली मर्चेंट गिल्ड के प्रमुख सफिन आराम से मखमली सोफे पर लेटे हुए थे और अपनी नौकरानी से सिर की मालिश का आनंद ले रहे थे। उसके भरोसेमंद साथी ने आकर बताया, महाराज शहर में एक नई फूलों की दुकान खुली है जिसमें 1 पाउंड के लिए सिर्फ 10 तांबे के सिक्के मिलते हैं। शहर के सभी गरीब लोग उसे पाने के लिए दौड़ रहे हैं। 10 तांबे के सिक्के। फिर अचानक चौंक कर बैठ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने गलत नहीं सुना। उस दुकान की पृष्ठभूमि क्या है? हमने साफ जांच की। ये दुकान शहर के बाहर ओक गांव के विद्रोही लुटेरों के एक समूह द्वारा चलाई जाती है। वे लॉर्ड सिलस नाम के एक चेहरे वाले विधर्मी जंगली देवता में विश्वास करते हैं। ये सुनकर फिन तुरंत समझ गया। वो अपने सोफे पर झुक गया और एक बेलगाम उन्मत्त हंसी हंसी। मैं सोच रहा था कि किस तरह का भगवान। पता चला कि ये लोगों के दिलों को खरीमियों का एक समूह है। वे इस तरह के मूर्खतापूर्ण पैसे कमाने के स्टंट भी कर रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि वे लूटे गए उस थोड़े से अनाज से पूरे शहर का पेट भर सकते हैं? फिन की आंखें अचानक भयावह हो गईं। उसके दिमाग में एबेकस तेजी से क्लिक कर रहा था। 10 तांबे के सिक्के प्रति पाउंड। 1 बैरल आटा 2 चांदी के सिक्कों से भी कम है। इस भयंकर सूखे के साल में जब तक हम अपने हाथों में ये सस्ता आटा जमा करते रहेंगे, विद्रोहियों का अनाज बिकते ही कीमत तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी बात मानो। फिन ने सीधे टेबल पर हाथ पटका और एक सख्त आदेश जारी किया और एक हमारे लोगों को आम लोगों के साथ मिला दो। खरीद मूल्य 20 या उससे भी दोगुना बढ़ा दो। जितना उनके पास है उतना खरीद। साथ ही आज से हमारे अधीन सभी मजदूरों की तनख्वाह में से 30 काट लो। जो कोई शिकायत करे उसे दफा हो जाने को कहो। गरीबों के पैसे निचोड़कर मेरा सारा अनाज निगल जाओ। खून चूसने वाली पूंजीवादी चाल वाकई चल रही थी। बहुत बुरा हुआ कि वो गलत आदमी सुलझ गया। दोपहर में डॉन के किले के बाहर झील के किनारे मैं घास पर बैठा आराम से मछली पकड़ने की डोर डाल रहा था। एल्विन मेरे पीछे खड़ा था और आयरन गार्ड सिटी में फिन की गतिविधियों की पूरी स्पष्टता से रिपोर्ट कर रहा था। लॉर्ड सिलास शहर के वे व्यापारी गिल्ड के अमीर लोग पागल कुत्तों की तरह हैं। हमने जो फूल भेजे थे, आम लोगों ने जो कुछ खरीदा उसके अलावा बाकी सब कुछ ऊंचे दामों पर खरीदा गया और उनके गोदामों में जमा हो गया। मैंने झील पर बॉबर को देखा और सचमुच जोर से हंसा। मेरे साथ मूल्य युद्ध लड़ रहे थे। मेरी इन्वेंट्री को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी इन्वेंट्री में वो विशाल संदूक हजारों गेहूं से भरा हुआ था। अगर पूरा शहर 100 साल तक पेट भर कर खाता रहे तो भी वैसे खत्म नहीं करेंगे। जब तक मैं एक बीज बोता हूँ और कुछ हड्डी का आटा डालता हूँ, मैं 7 सेकंड में एक बैच काट सकता हूँ। उन्हें जमाखोरी पसंद है। मैंने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी घुमाई। एल्विन को देखने के लिए मुड़ा। मेरी आंखें परमाणु मित्रवत दिख रही। तो चलो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। मेरे निजी गोदाम से 30 चॉकलेट और उसे मौत के घाट उतार दो। मैं उनके हाथों में मौजूद हर एक चांदी के सिक्के को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे भगवान, वे खुले हाथों से खरीद रहे हैं। क्या हम बाजार को ध्वस्त नहीं कर सकते? नहीं, हम इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। मैंने एक उंगली उठाई और उसे हिलाया। हम आज से भूख बढ़न शुरू करते हैं। खरीदारी लागू करें सीमाएं। इसे प्रति व्यक्ति सीमा से प्रति परिवार सीमा में बदलें। इसे खरीदना जितना कठिन होगा, उन्हें पास अनाज खत्म हो रखा है और वे अपने बर्तन तोड़ देंगे और अपना लोहा बेचकर उसे जमा कर देंगे और अपना लोहा बेच। जब ये भ्रष्ट व्यापारी अपनी पूरी संपत्ति आटे के ढेर के लिए बेच देते हैं तो अंत में उन्हें एहसास होता है कि आयरन गार्ड सिटी में सामान को अधिक कीमत पर नहीं बेचा सकता है, तो उनके भाव बिल्कुल अनमोल होंगे। जहां तक उनसे ठगे गए चांदी के सिक्कों की बात है, तो वे मेरे कर्मचारी को सड़क बनाने के लिए भुगतान करने के लिए। इस हाइपर डायमेंशनल आर्थिक युद्ध के निर्देश देने के बाद मैं मुड़ा और लोहार के पास गया। आगे मुझे एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार रहना था। शीतकालीन संक्रांति का त्यौहार आ रहा है। बिना बारूद के हम आतिशबाजी कैसे कर सकते हैं? मुझे नीदरलैंड जाकर कुछ मेहमानों को फार्म करना होगा। जैसे ही मैं नीदरलैंड पोर्टल पर पहुंचा, अल्बर्ट पहले से वहां इंतजार कर रहा था। उसने अपनी स्कॉलर्स हॉल जॉब हैट पहनी हुई थी। वह फ्रेम के आधार पर उभरे हुए ऑब्सीडियन ब्लॉक को गौर से देख रहा था। मास्टर अल्बर्ट ने उस टूटी हुई चट्टान का अध्ययन करना बंद कर दिया। मैं चला गया। मैंने उठकर अपने इन्वेंट्री से एक नया हीरा कवच निकाला और उसे सीधा फेंक दिया। एल्बर्ट ने अनाड़ीपन से उसे पकड़ लिया। मेरे निर्देशों का पालन करते उसने मन ही मन में इसका जाप किया। अगले ही पल हीरे के कवच का ये अविश्वसनीय रूप से भारी सेट सीधे उसके शरीर में समा गया और पूरी तरह से अदृश्य हो गया। कर उसने अपनी बाह को छुआ, लापरवाही से एक तेज पत्थर उठाया और क्रूरतापूर्वक अपनी हथेली पर वार किया। एक दरार के साथ पत्थर वहीं टूट गया और उसके हाथ पर एक सफेद निशान भी नहीं था। ब्लेड और भाले से अभेद्य, फिर भी एक पंख की तरह हल्का। एल्बर्ट ने चौंक कर कहा, भगवान सिलास, क्या इस दिव्य हथियार पर कोई प्रतिबंध नहीं है? हाँ, ये केवल मेरे क्षेत्र में ही काम करता है। जैसे ही आप सीमा से बाहर कदम रखते हैं, ये जमीन पर गिर जाता है। मैंने लापरवाही से उसे एक लकड़ी की पतंग ढाल दी। चलो मेरे करीब रहो। नरक के लावा में आंखें नहीं होती। पैगनी अंग का पर्दा मुड़ गया। भारहीनता फीकी पड़ गई और हम पाताल में पहुंच गए। सल्फर की तीखी गंध के साथ भयंकर गर्मी हमारे चेहरों पर छा गई। अल्बर्ट लुटेरों की तरह डर के मारे जमीन पर नहीं लुढ़का। उसे बस थोड़ी घुटन महसूस हुई। पत्थरों से बने पुल पर खड़े होकर उसकी आंखें उबलते लावा समुद्र और उसके आसपास पास के गहरे लाल रंग के पाताल को घूर रही थीं। अचानक वो आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और किनारे पर रखे पाताल के टुकड़े को दबाया। बनावट नरम और गर्म थी और हल्की धड़कन थी।
अल्बर्ट हिंसक रूप से 2 कदम पीछे हट गया। उसकी पुतलियां कांप रही थी। कांपती आवाज में पूछ रहा था, भगवान सिलस, ये गहरे लाल पत्थर जहां तक आंखें देख सकती हैं मांस और खून के समान है, और हमारे पैरों के नीचे आग का समुद्र उबलते खून की तरह है। क्या ये पौराणिक शोधन स्थल हो सकता है? क्या ये किसी प्राचीन रसातल के आंतरिक अवशेष हो सकते हैं? मैं एक पल के लिए ठिठक गया। भाई, अधिकारी डेवलपर्स ने तो ये विद्या भी नहीं दी, और आप जैसे बड़े वैज्ञानिक ने इसे लवक्राफ्ट के विशालकाय जानवर में बदल दिया। लेकिन ध्यान से सोचने पर वाकई मांस के टुकड़ों जैसी दिखती है। वाकई मांस के टुकड़ों जैसी दिखती है। मैंने भी साथ दिया और सिर हिलाया। आगे बढ़ते असंख्य पत्थरों वाले पुल पर चलते हुए, जिसके चारों ओर आग का अथाह समुद्र था, एल्बर्ट ने कुछ गहरी सांस ली और अचानक रुक गया। लॉर्ड साइलस, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं एक विधर्मी विद्वान हूँ जिसे चर्च ने अस्वीकार कर दिया है और चाहता है। मैं जो पढ़ता हूँ उसे दूसरे लोग बेकार तुच्छ तरकीबें समझते हैं। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मैं रुक गया और पीछे मुड़कर उसे देखने लगा, क्योंकि आप इतिहास में दर्ज हो गए। मैं मुस्कुराया। मेरा स्वर बेहद शांत था। इंजीनियरिंग और यांत्रिकी की उत्कृष्ट कृति, भविष्य में सैकड़ों साल बाद इस किताब का हर शब्द रत्न माना जाता है, और आपका नाम एल्बर्ट हर विद्वान की पाठ्यपुस्तकों में छपा है। एल्बर्ट का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतिहास में दर्ज उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। इससे पहले कि वो खुश हो पाता, मैंने उसके सिर पर बर्फ का पानी भरकर फेंक दिया। दुर्भाग्य से भविष्य के शासकों ने आपकी किताब को बहुत महत्व नहीं दिया। भविष्य के शासक? अल्बर्ट ने उस शब्द को अच्छी तरह से समझ। उसका चेहरा तुरंत मौत की तरह पीला पड़ गया। रोलैंड साम्राज्य गिर गया। हाँ, गिर गया। समय की गणना करते ये शायद लगभग 10 साल में होने वाला है। राजा ने महल में खुद को फांसी लगा ली। जो दूर उत्तर से बर्बर जनजातियां द्वार तोड़कर अंदर आ जाती है और राज्य डूब जाता है। दक्षिणी कुलीन आपस में अंतहीन लड़ाई करते हैं और अंत में यह पूरी तरह से सड़ जाता है। 10 साल। अल्बर्ट को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो लड़खड़ा गया, लगभग लावा में पत्थर के पुल से गिर गया। उसने अपनी ढाल को कसकर पकड़ लिया। उसके पोर सफेद हो गए। उसकी आवाज हवा में पत्ते की तरह कांप रही थी। बर्बर लोग उत्तर की उजाड़ महान दीवार को कैसे तोड़ पाए? उनका नेतृत्व उनके अपने लोग कर रहे थे। अल्बर्ट ने अपनी आवाज पूरी तरह से खो दी। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था, सारे सुरागों को एक साथ जोड़ रहा था। राज्य नष्ट होने वाला है। बर्बर लोग केंद्रीय मैदानों पर कब्जा कर रहे हैं, और उसके सामने यह युवा रईस अपने स्वर्ग माइनस विनाशकारी साधनों, अनंत अनाज और यहाँ तक कि नरक के अथाह द्वार क्षमता के साथ वास्तव में भविष्य में आने वाले सैकड़ों वर्षों का इतिहास अपने हाथ की तरह जानता है। अल्बर्ट के दिमाग में एक बेहद ही पागलपन भरा विचार फूट पड़ा। इसमें कोई शक नहीं, ये सब जुड़ता है। लॉर्ड साइलस कोई छुपा हुआ गुरु नहीं है। वह भविष्य में आने वाले सैकड़ों वर्षों का एक सर्वोच्च देवता है, जो समय की नदी को उलट देता है, अंधकार युग में लौट जाता है। वो जो कुछ भी कर रहा है, भूमि पर कब्जा करना, शहर बनाना, अनाज जमा करना, उसे भाग्य को चुनौती देने और राज्य के पतन की अनंत तबाही को रोकने के लिए भर्ती करना। लॉर्ड साइलस, अल्बर्ट की आंखें खून से लथपथ थीं। वो हिंसक रूप से पत्थर के पुल पर एक घुटने के बल बैठ गया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन पूर्ण संकल्प दिखा रही थी। अगर मेरे स्वामी स्वर्ग और पृथ्वी को बदलना चाहते हैं तो मैं अपने स्वामी के हाथ की सबसे तेज तलवार बनने को तैयार हूँ। उसे देखकर, इस उन्मादी प्रदर्शन से खुद को सफलतापूर्वक आश्वस्त करते हुए मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये जागरण एक शीर्ष स्तरीय SSR इकाई में होना चाहिए। आत्मा रेत घाटी बस सामने है। कोहरे से गुजरते हुए भयानक नीली आत्मा आग आगे घाटी को रोशन कर रही थी। भूरे रंग के आत्मा रेत ब्लॉकों पर अनगिनत तड़पते हुए मुड़े हुए भूत चेहरे चुपचाप रो रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। इस भयानक दृश्य को देखकर एल्बर्ट की ज्ञान की प्यास वास्तव में उसके डर पर हावी हो गई। प्रभु सिलस, ये भटकती आत्माएं हर जगह हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। संवाद? ये कहानी NPC नहीं है, ये शुद्ध यांत्रिक ब्लॉक है। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, इस कट्टर बूढ़े आदमी ने सीधे आत्मा रेत पर एक कदम रखा, फिर चुपचाप अपने मन में एक आदेश का जाप किया, जिससे उसकी ग्रामीण नौकरी का प्रतीक टोपी अदृश्य हो गई। जिस क्षण उसने अपनी ग्रामीण स्थिति को हटाया, नीदरलैंड के चरम उत्तरजीविता कानून माउंट ताई की तरह एल्बर्ट पर गिर पड़े। हर हड्डियों को छेदने वाली ठंडी हवा ने उसकी हड्डियों को तुरंत जमा दिया और उसके होंठ बैंगनी हो गए। सैकड़ों हजारों पीले पतले भूतिया हाथ सोल सैंड से बाहर निकले, उसकी टखनों और पिंडलियों को कसकर पकड़ लिया, उसे अंडरग्राउंड में घसीटते हुए ले गए। जेक को ठंड लग रही थी। अल्बर्ट एक वाक्य भी पूरा नहीं कर सका। उसकी आधी पिंडलियां पहले ही रेत में डूब चुकी थीं। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। आखिरकार नियमों से बाहर जाने पर मौत का खौफ महसूस हुआ। जैसे ही उसे अनंत नरक में घसीटा जाने वाला था, उसने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी नौकरी की टोपी को फिर से तैयार किया। अपनी ग्रामीण सुरक्षा तंत्र तुरंत बहाल हो गया। भूतिया हाथों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने किसी पूर्ण वर्जित को छुआ। वे जम गए, फिर पागलों की तरह सॉइल सैंड में वापस सिकुड़ गए, जैसे उन्हें करंट लगा हो। पसीने से पूरी तरह लथपथ अल्बर्ट पत्थर पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। मैं झुंझलाकर उसके पास गया और उसे 2 सुनहरी गाजरें थमा दी। खाओ, जल्दी करो और अपने हेल्थ बार को फिर से भर लो। खाने के बाद सुनहरी गाजर, एल्बर्ट के पीले चेहरे पर फिर से रंग आ गया। उसने अपना ठंडा पसीना पोंछा। उसकी आंखें और भी कट्टर हो गईं। जीवन और मृत्यु की सीमा का अनुभव करने के बाद उसे मेरे दिव्य नियमों के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। लॉर्ड साइल्स, हम जारी रख सकते। वो खड़ा हुआ, अपने वस्त्र झाड़ रहा था। ठीक है, आसमान में तैरता हुआ बड़ा सफेद ब्लॉक देख रहे हो? मैंने अपनी शक्ति और अनंतता से मंत्रमुग्ध धनुष निकाला, आकाश में भटकते भूत पर निशाना साधा। मुझे देखने में मदद करें कि क्या मेरी निशाना लगाने की मुद्रा सही है। एल्बर्ट ने मेरे रूप पर एक नजर डाली और तुरंत एक सख्त ड्रिल प्रशिक्षक में बदल गया। लॉर्ड साइल्स, आपकी पकड़ ढीली। अपनी कलाई को स्वाभाविक रूप से मोड़े, अपने कंधों को आराम दे, अपने शरीर को सीधा रखें, समान रूप से बल लगाएं, धनुष को ठीक से पकड़े और शांति से तीर तैयार करें। आगे धकेले, पीछे खींचे, धनुष को पूरी तरह से खींचे और रुख पूरा हो गया।
मैंने उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपनी मांसपेशियों को समायोजित किया। खिलाड़ी पैनल का मतलब था कि मुझे धनुष में बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। मेरी ताकत बिल्कुल स्थिर थी। पहला तीर गैस के तंबू और उड़कर आगे निकल गए। भूत अचानक पलटा और फिर से एक तीखी चीख निकाली। वाह वाह! मांसपेशियों की याददाश्त सक्रिय हो गई और साथ ही शक्ति मंत्र का प्रभाव भी। मेरा क्रॉसहेयर और भी डरावना होता जा रहा था। सिर पर निशान, भारी गैस हवा में धुएं के गुबार में बदल गई और बारूद और गैस के आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। मैंने नरक में तीरों के पूरे 3 ढेर खाली कर दिए, बारूद के आधे ढेर की खेती की, और जब मुझे भरपूर मजा आ गया तभी मैंने अपना धनुष हटाया। घर जाकर आतिशबाजी बनाने का समय हो गया। हम पोर्टल से होकर गुजरे और ओवर लौट आए। दरवाजे के बाहर एलोन एक खाता माइनस बहीले मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे स्वामी, हमने आयरन गार्ड सिटी से चूना पत्थर और मिट्टी का एक बड़ा बैच पहले ही निकाल लिया है। एल्विन अपने मुंह के कोने पर मुस्कान को दबा नहीं सका। साथ ही शहर के वे अमीर व्यापारी पागल हो गए हैं। उन्होंने न केवल हमारे फूलों को जमा करने के लिए शहर के हर एक गोदाम को किराए पर ले लिया, बल्कि अब वे उनके बाजार पर भी कब्जा करना शुरू कर रहे हैं। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ी। उनके पास पैसे, मेरे पास अनाज। देखते पहले किसे मौत की घाट उतारे। सीन शिफ्ट, आयरन गार्ड सिटी। फिनमैन मोनोपोली बॉस फिन फूलों की गाड़ियों को एक के बाद देखता रहा और अपने आंगन में लुढ़कता रहा। इतनी जोर से हंसा कि उसके चेहरे की चर्बी हिल गई। जल्दी करो, सब अंदर लाओ, धीरे से रख दो। एक भरोसेमंद सहायक का पसीने से तर माइनस पत्थर होकर दौड़ता हुआ आया और बताया, महाराज आज पूर्व पश्चिम और दक्षिण बाजों के गोदाम पूरी तरह से भर चुके हैं। आयरन गार्ड सिटी में बारिश को रोकने वाली हर एक जगह दूसरे गिल्ड ने किराए पर ले ली है। रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसे यहीं मेरे फिन मैनर के आंगन में जमा कर दो। फिन ने हाथ हिलाया। उसकी आभा वीरतापूर्ण थी। फूलों के पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने के पहाड़ों और चांदी के समुद्रों को देख रहा हो। वो अपनी मखमली ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठा, अपना लाल वाइन का गिलास उठाया और जोर से हंसा। ये मूर्ख विधर्मी लूट के अनाज को सस्ते में बेचकर लोगों के दिल खरीदते हैं। मैं अभी उन्हें उनके अंडरवेयर तक खाली करने जा रहा हूँ। जब वो दिन आएगा जब तुम्हारे पास अनाज खत्म हो जाएगा, तो वो देखेगा कि तुम लोगों को स्थिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो। हाँ। फिन तब तक हंसा जब तक वो आगे माइनस पीछे झुक नहीं गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस चीज को खरीदने के लिए खुद को दिवालिया कर रहा था, वो कुछ बुनियादी संसाधन थे जिन्हें मैं अपनी फसलों से 7 सेकंड में उगा सकता था। फिन मैनर के अंदर फिन ने फूलों के पहाड़ों को देखा और आकाश की ओर देखकर हंसा, ये सोचकर कि उसने शहर की खाद्य जीवन रेखा पर एकाधिकार कर लिया। इस बीच एरेडॉन की दीवार पर खमा मैं एल्बर्ट द्वारा अभी मिलाए गए सीमेंट के पहले बैच को पकड़े हुए था और उस मिट्टी की सड़क की ओर देख रहा था जो उस ओर जाती थी आयरन गार्ड सिटी। चूंकि व्यापारियों ने सड़क निर्माण के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो पूरी सेना को भेज दो। इस हाइपर डायमेंशनल सीमेंट से आयरन गार्ड सिटी तक सीधे सड़क बना दो। विंटर सोल्स्टाइस फेस्टिवल से 3 दिन पहले डॉन के किले में अखे आर्थर द्वारा अभी मंगवाए गए एकदम नए मखमली कपड़े के साथ मैंने 1 साल से पहने हुए पुराने कपड़े उतार दिए और यूं ही आधे चेहरे वाला लकड़ी का मुखौटा पहन लिया। मैंने कांसे के शीशे में एक पोज दिया। सुंदर भेष बिल्कुल सही था। कोई नहीं बता सकता था कि मैं कौन हूं, बस इसलिए कि मैं आज अच्छी खरीदारी का आनंद ले सकूं। मैंने खासतौर पर एल्विन को आदेश दिया था कि शहर के सभी वयस्क पुरुषों को आज मास्क पहनना होगा। जब तक हर कोई मास्क पहनेगा मैं अलग नहीं दिखूंगा। असल जिंदगी में कौन दूसरे को गौर से देखता है? हर कोई बस एक एनपीसी है। मैंने आर्थर के कंधे पर थपथपाया, उसे उसके परिवार के पास फिर से घर भेज दिया और अकेले ही बाजार में चला गया। बाजार आवाजों से गूंज रहा था। हर तरफ से दुकानदार चिल्ला रहे थे। मैं शहर में भुने हुए सेब बेचने वाले एक दुकानदार के पास गया और उसे खींच लिया। मैंने 4 तांबे के सिक्के निकाले, एक कटार खरीदी और एक काट लिया। मेरे मुंह में मिठास भर गई। हर कुछ कदम पर मुझे एक नकाब पहने आदमी दिखाई दे रहा था। किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। ताबीज और पवित्र चित्रों को बेचने वाले के पास पहुंचते कि मैंने नीचे देखा और तुरंत ठिठक गया। उस संरक्षक चित्र में उसका शरीर चौकोर था, बड़ी नाक थी, वो पूरी तरह से सफेद था और उस पर बेलें उगी हुई थी। हे भगवान, ये सचमुच टाइटन का चित्र है। वो बड़ा मूर्ख। मुझे हैरान देखकर विक्रेता ने नेक नीति से उसे मुझे बेचने की कोशिश की, ये कहते हुए कि टाइटन का विशालकाय देवता कितना शक्तिशाली है, घरों की रखवाली के लिए बिल्कुल कारगर है और ये साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है। उसकी बात सुनकर मैंने बस अपना सिर हिला दिया। ये मेरे दरवाजे पर टाइटन का नासमझ चेहरा लटकाना अजीब लगेगा, चाहे मैं उसे कैसे भी देखूं। अंत में मैंने पैसे निकाले और गलाहट की एक जोड़ी पेंटिंग खरीदी। पलाडन, रोलैंड और गलाहट की एक जोड़ी पेंटिंग खरीदी। पैसे लेने के बाद विक्रेता ने मुझे लॉर्ड से उसकी मछली पकड़ने वाली पेंटिंग खरीदने के लिए भी मजबूर किया कि मैंने कहा कि पवित्र चित्र खरीदने पर प्रार्थना के लिए मुफ्त मिलेगी। ये सुनकर मैंने तुरंत अपने हाथ हिलाए और स्टॉल से खिसक गया, खुद से प्रार्थना करते हुए कि ये चित्र बहुत सुंदर है। मैंने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। साल के अंत में होने वाले त्योहार के लिए सभी विविध वस्तुओं को खरीदने के बाद मैं सीधे चरागाहों की ओर चल पड़ा। दूर घास के मैदानों में गाय, भेड़, मुर्गियां और घोड़े पहाड़ों और मैदानों पर छाए हुए थे। मैं मूल रूप से 2 गाय और भेड़ लाया था। पिछले साल में उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों में बढ़ गई थी। मुर्गियां और भी पागल थी। जमीन अंडों से अटी पड़ी थी। सारे कि आप सचमुच उन सभी को उठा नहीं सकते थे। मैंने अपना मुखौटा उतार दिया और अपने सामान्य कपड़े वापस पहन लिए। कसाई दस्ते ने मुझे एक नजर में पहचान लिया और सलामी देने के लिए अपने हाथों को छाती पर रखकर तेजी से दौड़े। 2 गायों को यहाँ लाओ। अपने हाथ के एक झटके से मैंने गायों को बीच में फंसाने के लिए बाड़ तैयार की। फिर मैंने अपनी इन्वेंट्री से बैंगनी रोशनी से चमकती लोहे की तलवार निकाली। ये लूटने वाली 3 लोहे की तलवार थी जो मैंने बनाई थी जादू की मेज। मेरा एक और ताकत काफी नहीं थी और गांव वाले हीरे की तलवार नहीं उठा सकते थे, इसलिए मैं केवल लोहे की तलवारों पर जादू कर सकता था। कसाई बक ने लोहे की तलवार ली और 4 बार में एक गाय को मार गिराया। चमड़े के लिए 1 पॉप और 5 कच्चे गोमांस जमीन पर गिर गए। काम वालों के हाथों में जादू अभी भी पूरी तरह से काम करता है। लूट के जादू ने सीधे ड्रॉप लिमिट को तोड़ दिया। अब चमड़े के कवच की उत्पादन गति बिल्कुल आसमान छूने वाली थी। मिलिशिया दस्ते को चमड़े की टोपी और जूतों की सख्त जरूरत थी। मैंने अपनी इन्वेंट्री से सभी जादू वाली लूट की लोहे की तलवारें बांट दी।
उन्हें आपसे सख्त चेतावनी दी, पशुओं को वध करते समय आपको इन तलवारों का उपयोग करना होगा। अकाल वर्ष का अंतिम दिन, शीतकालीन संक्रांति कार्निवल की रात। डॉन की रक्षा की सड़कें मशालों और रंगीन बैनरों से सजी हुई थीं। हजारों रोशनी दिखाई दी और एक साथ जयकारें गूंज उठीं। प्रजा ने नए कपड़े पहने थे, उनके चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए थे। वे अच्छी तरह से खाए और गर्म कपड़े पहने हुए थे, एक जीवन जी रहे थे, एक सपने जैसा लग रहा था। और मेरे स्वामी के केबिन के सामने हवा में लहराते लालटेन, ओक की मालाएं और दरवाजे पर लटके रात के चित्र थे। अपनी बिल्ली सपने को पकड़े हुए मैं दरवाजे के सामने एक कुर्सी पर बैठा और एक पूरी बाल्टी दूध पी गया। हर त्योहार घर की याद दिलाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीधे एक और समांतर दुनिया के अंधेरे मध्य युग में स्थानांतरित हो जाऊंगा। थड़ थड़ भूकंप जैसे जाने माइनस पहचाने कदमों की आवाज है। टाइटन का विशाल ब्लॉक जैसा शरीर मेरे सामने आया। बुल उसने बस दूर के शहर की ओर इशारा किया, फिर मेरे केबिन की ओर और अंत में मेरे सिर पर थपथपाया। धन्यवाद। मैंने उसके स्टील के कंधे को थपाया। टाइटन चुपचाप मेरे बगल में बैठ गया। मैंने छुट्टियों के बाद टाइटन को स्कूल भेजने की योजना बनाई। आयरन गोलेम गूंगे हो सकते हैं, लेकिन उनका जीवन काल लंबा होता है। मैं देखना चाहता था कि क्या मैं उसे जज बनाना सीख सकता हूँ। ग्रामीणों में हमेशा संघर्ष होता है, और अगर एक बिल्कुल तटस्थ गोलेम मामलों का फैसला करता है तो वो निश्चित रूप से होगा। सबसे सुन, मैंने चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और साल के अंत में तोहफे के तौर पर उसके हाथ में थमा दिया। आखिरकार ये बड़ा लड़का भी 1 साल का भी नहीं हुआ था। जैसे ही मैं अपने अंगों को फैलाने के लिए घास पर लेटा, आर्थर दौड़ता हुआ आया, जोर से हाँफता हुआ। महाराज एल्विन ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। उसने अपने हाथों में लाल कपड़ा खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया मखमलीला बादा था, जिस पर सोने और चांदी के धागों से गहरे रंग के पैटर्न की कढ़ाई की गई थी। इस बच्चे ने रहस्यमय तरीके से मुझे एक लकड़ी की नक्काशी भी दी। हवा की लालटेन की रोशनी में मैंने देखा, ये वास्तव में एक मानव मूर्ति थी जिसे उसने खुद उकेरा था। तकनीक बेहद कठोर थी, आंखें टेढ़ी थीं, लेकिन एक नजर में बता सकता था कि उसने मुझे उकेरा है। क्या तुमने इसे खुद उकेरा है? मैंने पूछा। आर्थर ने पागलों की तरह से हिलाया। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। ये बच्चा आमतौर पर अनाड़ी था, इसलिए उसने निश्चित रूप से इस चीज को तराशने में बहुत मेहनत की होगी। बुरा नहीं है, इसे इकट्ठा करने लायक बनाया सकते हैं। मैंने इसे यूं ही अपनी इन्वेंट्री में रख लिया, फिर अपने सीने से बैंगनी रोशनी से चमकता एक लकड़ी का धनुष निकाला और उसे दे दिया। इसे ले लो, ये धनुष शक्ति, नेत्र और अनंत से मंत्र मुग्ध है। मैं इसे तुम्हारी देखभाल में छोड़। जब तक तुम्हारे पास एक तीर है, तुम हवा से अनगिनत तीर चला सकते हो। आर्थर इतना उत्साहित था कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लकड़ी का धनुष लिया, उसे खाली खींचा और हवा से एक तीर निकला, और हवा से एक फुफकार के साथ वो रात के आकाश में उड़ गया। अगले ही पल एक गर्जना ने सन्नाटा तोड़ दिया। आतिशबाजी के रॉकेट सीधे आकाश में चले गए। रात के कैनवास के खिलाफ लाल और नीले प्रकाश को आपस में जोड़ते हुए विस्फोट हुआ। छुट्टियों की शुभकामना। भोर का समय स्वर्ग को हिला देने वाले जयकारों से गूंज उठा। असंख्य प्रजा ने भगवान सीलास के नाम के नीचे जयकार की। आतिशबाजी। पुराने साल की तकलीफें धुएं की तरह गायब हो गईं। छुट्टियों के बाद खुशियां फीकी पड़ गईं और सब कुछ पटरी पर आ गया। रेशमी स्पर्श वाली लोहे की कुदाली पकड़े मैं नदी के किनारे खड़ा था। बर्फ का छोटा सा युग बहुत ठंडा था और नदी का पानी मोटी बर्फ से जम गया था। मैंने अपनी कुदाली घुमाई और बर्फ का एक टुकड़ा तोड़ दिया। बर्फ का एक ब्लॉक आकार का टुकड़ा सीधे मेरी इन्वेंट्री में आ गिरा। एक्सप्रेस लेन को बिल्कुल इसी की जरूरत थी। मैंने लोहे की कुदालें राजमिस्त्रियों को दे दी और उन्हें खास तौर पर बर्फ के ब्लॉक खनन का जिम्मा सौंपा। जैसे ही मैंने आदेश दिया, एल्विन एक धूल भरा भूरा ब्लॉक लेकर दौड़ता हुआ आया। मेरे स्वामी मास्टर अल्बर्ट ने सफलतापूर्वक सीमेंट बना दिया। उस ठोस सीमेंट की ईंट को देखकर मेरे मुंह के कोने पागलों की तरह ऊपर उठ गए। बहुत बढ़िया, राहत कार्यक्रम का काम शुरू हो सकता है। आयरन गार्ड सिटी में लोगों को भेजो, तुरंत सड़क बनाना शुरू करो। एल्विन ने सिर हिलाया और इसे लिखते हुए कहा, मेरे स्वामी, आयरन गार्ड सिटी के उन अमीर व्यापारियों को निचोड़ लिया गया है। वे हमारे फूल खरीदने से थोड़ा डर रहे हैं। मैंने फंस किया। ये भ्रष्ट व्यापारी सपना देख रहे हैं कि हमारे फूल लगभग खत्म नहीं हो गए। फिर एक साइन बोर्ड लगाओ कि खरीद की सीमा क्या है। इस समय आयरन गार्ड सिटी में नामहीन दुकान के सामने कतार में खड़े आम लोग दुखी थे। दरवाजे पर एक साइन बोर्ड लगा था, प्रति पाउंड 10 तांबे के सिक्के, प्रति व्यक्ति सीमित खरीद। आम लोग पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें बहुत पहले से अंदाजा था कि इतने सस्ते में बिकने वाले फूल खत्म हो जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि ये दिन इतनी जल्दी है। खबर सुनते ही बैरन मोनरो दौड़कर दुकान के अंदर घुसे। मिलिशिया मैनेजर को घूरते हुए अपने पत्ते मेज पर रख दिए। क्या तुम लोगों के पास वाकई फूल खत्म हो? तुम बाकी फूल मुझे क्यों नहीं दे दे, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से बेच सकूं, ताकि वे उन अमीर व्यापारियों के हाथों में न पड़े। मिलिशिया वालों ने उसकी एक न सुनी, उसे साफ नकार दिया। मोनरो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी दाढ़ी फोड़ ली और बाहर खड़े व्यापारियों के नौकरों की तरफ इशारा करते हुए घूरे। तुम साफ जानते हो कि अमीर व्यापारियों के नौकर हैं। जब आपका स्टॉक खत्म हो जाता है तो वे तुरंत उसे ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। मिलिशिया ने धीरे से जवाब दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए हमारी सीमाएं, हम बेच सकते हैं लेकिन बहुत कम। मोनरो पूरी तरह से अपना खो बैठा और गुस्से में चला गया। ये पूरा दृश्य व्यापारी बॉस फिन ने साफ देखा, जो गली के कोने में छिपा हुआ था। वो इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो आसमान की ओर देख रहा था। अपने मनोर के आंगन में लौटकर अपने आधे आंगन को ढके हुए फूल को देखकर फिन को अविश्वसनीय रूप से अच्छा महसूस हुआ। पिछले कुछ महीनों में इन सभी फूलों को निगलने के लिए उसने अपने मनोर की तिजोरी में चांदी के सिक्के खाली कर दिए थे। पिछले कुछ दिनों से वो परेशान होकर फूल को देख रहा था। डर गया था कि आपूर्ति अंतहीन है, लेकिन अब विद्रोहियों का स्टॉक आखिरकार नीचे आ गया था। उसने मुड़कर अपने विश्वसनीय सहायक को आदेश दिया, तुरंत बाहर जाओ और आटा खरीदो। जब तक कीमत तिगुनी से अधिक न हो तब तक सब खरीद लो। उसके सहायक ने अजीब तरह से उसे याद दिलाया,
मास्टर तिजोरी में केवल 1000 से कुछ अधिक चांदी के सिक्के बचे हैं। फिर एक पल के लिए घबरा गया, फिर अपनी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक कुलीन पत्नी की ओर मुड़ा। महोदया, चूंकि हमारे पास पर्याप्त चांदी के सिक्के नहीं है, शहर के बाहर क्यों ना हम फूल को बाहर ले जाएं, शहर के बाहर और किसी दूसरी जगह पर। उसकी पत्नी ने अपनी पतली जेड उंगली से उसके माथे पर थपथपाते हुए उपहास किया। पति, बुखार से तुम्हारा दिमाग पिघल गया है क्या? शहर के बाहर बंजर भूमि के लुटेरों का जमावड़ा है। क्या तुम्हारे मुट्ठी भर निजी रक्षक उसकी रक्षा कर सकते हैं? अन्य प्रमुख व्यापारी संघों ने आज ही शहर से चुपके से अनाज भेज दिया है। बस तुम इंतजार करो और तमाशा देखो। जब फिन लाइन टैवर्न में दोपहर का भोजन कर रहा था तो उसने देखा कि उन व्यापारी संघों के सिर लुढ़क कर सीढ़ियों से नीचे रेंग रहे हैं। सारा अनाज लूट लिया गया। शहर से बाहर जंगल में मेरे अधीन श्रम शिविर के लुटेरे इस समय मजे से सफेद ब्रेड चबा रहे थे। उन्होंने अपने पैरों में चमड़े के जूते पहने थे, हाथों में लकड़ी की तलवारें थी और यहाँ तक कि मैंने उन्हें जो कुकीज दी थी वे उनकी जेबों में भरी हुई थी। ये कुकीज बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक औषधि की तरह थी, अपने आप काटती हैं और तुम्हारा एचपी ठीक हो जाता है। दूर से व्यापारियों के काफिले की छाया देखकर नेतागार ने उत्साह में अपनी जांघ थपथपाई। भाइयों, सब लोग जाओ ऊपर, हमें काम करना है। लूटपाट, ये लोग अपने पुराने काम कर रहे थे, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। डंडों की बौछार के बाद कारवां में मौजूद सभी लोग जमीन पर आ गए और सारा अनाज वापस डॉन के किले में ले जाया गया। शहर में खबर सुनकर फिन ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाई, अपने भाग्य को धन्यवाद दिया। उसने फूल बाहर नहीं भेजा, फूल बाहर नहीं भेजा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब तक वो आयरन गार्ड सिटी में एक और दिन रहेगा, उसके पैसे केवल मेरी जेब में जा सकते हैं। कैमरा वापस डॉन के किले के प्रशिक्षण मैदान में चला जाता है। 100 मिलिशिया के लोग एकदम सही तरीके से खड़े थे। उनकी हत्यारी आभा उमड़ रही थी, जो मांस और अंडों की असीमित आपूर्ति पर निर्भर थी। ये लोग बहुत पहले पूरी तरह से पुनर्जन्म ले चुके थे। उनमें से हर एक के कंधे चौड़े थे, कमर मोटी थी और मांसपेशियां उभरी हुई थी। मवेशियों और भेड़ों के उत्पादन में विस्फोटक वृद्धि के बाद ये 400 लोग चमड़े की टोपी, चमड़े की छाती की प्लेट, चमड़े की पैंट और चमड़े के जूते से पूरी तरह सुसज्जित थे। मैं समीक्षा मंच पर कदम रखते इजामे की पहली सेना को देखते हुए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सभी नौकरियां बदलने वाले गांव वाले आगे बढ़े। सर, बिना हथियार के कब? अधिकारियों की अगली पंक्ति ने एक साथ अपने चमड़े के सेट उतार दिए। मैंने हाथ हिलाया और मास्टर आर्मरर सेड्रिक ने मंच पर पन्ने से भरी गाड़ी को धकेल दिया। मैंने मौके पर ही सेड्रिक राइट के साथ एक पागल व्यापार किया। एक के बाद एक चमकीले हीरे के कवच के सेट को भुनाया गया। मैं खुद इन मुख्य अधिकारियों के पास गया और उन्हें मंत्रमुग्ध हीरे का कवच सौंप दिया और बड़े मूर्ख पियर्स ने हीरे का कवच ले लिया और कान से कान तक मुस्कुराया। धन्यवाद लॉर्ड सिलास, वे निश्चित रूप से कुछ और लुटेरों को मारेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। मैं जोर से हंसा। अब आप एक जनरल हैं, लुटेरों को मारने से आपकी स्थिति कम हो जाती है। अगली बार मेरे लिए कुछ दुश्मन नाइट कमांडरों को वापस लाना। कवच देने के बाद मैंने फिर से दहाड़ लगाई। ढाल धारकों, आ गया। लकड़ी की पतंग के लिए 5 पन्ने ढाल। ढालें वितरित होते ही सेना की ताकत दूसरे आयाम में पहुंच गई। निर्माण रणनीति: ढाल, दीवार, टैंक, लंबी दूरी के तीर, लकड़ी के भाले मध्यम दूरी के एओई कवर प्रदान करते। भाला फ्लैंक आगे बढ़ता है। सभी के लिए करीबी मुकाबला लकड़ी की तलवारों पर निर्भर करता है। मेरे द्वारा वितरित किए चौड़े और ये 400 आदमी 1-0 से लड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। भले ही वे 1000 लोगों की राज्य की नियमित सेना से भिड़ जाएं, जब तक कि उनका मंत्र मुक्त कवच नहीं टूटता, वे तब तक उसका सामना कर सकते हैं, जब तक मैं दिन बचाने के लिए नहीं आता। मैंने अपने हाथ को चौड़ा करके लहराया, मेरे बगल में ब्रह्म को आदेश दिया। आज पूरी सेना का वेतन दोगुना हो गया है। उन्हें भुगतान करने के लिए मेरी छाती से चांदी के सिक्कों का उपयोग, इसे मेरा इनाम माने। कुछ हफ्ते बाद अकादमी आखिरकार पूरी हो गई। मैं इस 4 मंजिला आधुनिक शैली की शुद्ध क्वार्ट्ज इमारत में गया। इसकी क्रिस्टल स्पष्ट दीवारों को देखते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया। सीढ़ी के बगल में मैंने पूरी तरह से सुचालित बनाने के लिए आत्मा, मैग्मा चिन्हों और पानी का उपयोग किया। पानी की लिफ्ट। हालांकि मुझे बाद में एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही इस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ऊपर जाने वाले गांव वालों को सिर्फ सोथ फ्लेक्स फैक्टर ही मिलता। सुबह आंखों के नीचे काले बैग लिए अनगिनत बच्चे प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। इतने उत्साहित थे कि वे पूरी रात नहीं सोए थे। पूरी रात एकेडमी के डीन जस्टिन ने एक चरपत्र वर्णमाला और बुनियादी अंक गणित की शीट पकड़ी हुई थी, जो बच्चों को सुबह पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए जोश से तैयार हो रहे थे। तभी जमीन से एक तेज कंपन हुआ। जस्टिन चौंक गया। उसे लगा कि धरती नाराज है, लेकिन तभी दरवाजे से दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और टाइटन के ठीक पीछे अपना सिर अंदर झांका। सुप्रभात डीन जस्टिन, मैं अपने टाइटन को स्कूल ले आया हूँ। वो एक बड़ा आदमी है, इसलिए उसे जगह देने के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा। जस्टिन ने पिछली पंक्ति में अतिरिक्त बड़ी मेज और कुर्सी को देखा, फिर टाइटन के अविश्वसनीय रूप से दमनकारी आकार को देखा। उसका बूढ़ा चेहरा उत्साह से लाल हो रहा था, एक लोहे के गोलम को पढ़ना सिखा रहा था। ये इतिहास में दर्ज होने का मौका था। वो बार झुकता रहा, चिल्लाता रहा कि ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। बाद में टाइटन को बसाने के बाद मैं अकादमी से अकेला बाहर निकला। डॉन के किले के ऊपर नीले आसमान को देख रहा था। अब हमारे पास खाने की कमी नहीं थी, स्वास्थ्य सेवा दूर से पूरी हो गई थी, शिक्षा पटरी पर थी, सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। एल्विन की निगरानी में आयरन गार्ड सिटी बिना एक बूंद खून बहाए मेरे हाथ आ ही जाएगी। मेरी मुख्य नगर योजना अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी। अब कुछ बड़ा करने का समय आ गया था। मैं डॉन के किले के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा था और दूर तक फैले हरे माइनस भरे खेतों और निर्माण स्थलों को देख रहा था। मैंने लापरवाही से अपनी इन्वेंट्री से बैंगनी रोशनी से चमकती एक जादू हीरे की तलवार निकाली। मेरी नजरें गहरे भूमिगत की ओर थीं। नरक की यात्रा करने, कुछ एंडरमैन को खोजने और कुछ एंडर मोती उगाने का समय आ गया है। नेदर के एक्सक्लूसिव माउंट स्ट्राइडर पर सवार होकर और एक छड़ी पर सवार होकर और एक छड़ी पर मैं आराम से असीम लावा समुद्र में घूम रहा था। मैंने नेदर के सभी 5 प्रमुख बायोम का दौरा किया था, लेकिन मुझे विकृत जंगल की छाया भी नहीं दिखी।
यानी विक्र से मतलब है एंडरमैन नहीं, जिसका मतलब है एंडरपर्ल के लिए एंडरमैन की खेती करना पूरी तरह से बंद रास्ता था। ऐसा लग रहा था कि मैं पिगलिन के साथ वस्तु विनिमय करके ही संतुष्ट हो सकता था। मैंने स्ट्राइडर को किनारे पर ले जाकर सीधे नेदर वेस्टेज के किनारे पर एक 3 में कॉबलस्टोन स्तंभ बनाया, खुद को बीच में घेर लिया और केवल एक हमला करने का स्थान छोड़ा। शत्रुतापूर्ण के रूप में चिन्हित होने से बचने के लिए मैंने विशेष रूप से एक जोड़ी सुनहरे जूते पहन लिए। तैयार होकर मैंने अपना धनुष निकाला, सबसे दूर के ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन पर निशाना साधा और एक तीर चलाया। एक चीख के साथ 1 दर्जन नरम मीटर के दायरे में सभी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन तुरंत लाल हो गए। एक ज्वार की लहर की तरह वे पत्थर की तरह मेरे पत्थर के स्तंभ के आधार की ओर झुके। पिगलिन के घने झुंड एक साथ दब गए और पूरी तरह से मेरे जाल में फंस गए। मैंने उपहास किया, लूटिंग 3 और स्माइट से मंत्रमुग्ध हीरे की तलवार निकाली और नीचे सुअर के सिर पर पूरी तरह से वार किया और नीचे स्माइट डैमेज बफ ने राक्षसों के ढांसों के स्तंभों को कागज की तरह नाजुक बना दिया और लूट के जादू ने बूंदों को मौके पर ही गुणा कर दिया। कुछ ही मिनटों में नीचे के पिगलिन पूरी तरह से खत्म हो गए। युद्ध के मैदान को लूटने के लिए पत्थर के खंभे से कूदना। जमीन सड़े हुए मांस और सोने की डलियों से ढकी हुई थी। एक लहर के बाद 5 सोने की सिल्लियां बनाना एक हवा की तरह था। खदानों में कष्ट सहने की तुलना में ये बहुत अधिक संतोषजनक है। मैंने प्रक्रिया को दोहराया, लगातार कई लहरों में खेती की, जबरदस्ती एक पूरा ढेर एक साथ खुरच कर ठीक 64 सोने की सिल्लियां बनाई। एक अलग पिगलिन के पास जाकर मैंने सीधे एक गहरा गड्ढा खोदा, उसे लात मारी और फिर उसके चेहरे पर सभी 64 सोने की सिल्लियां तोड़ दी। इन लालची लोगों को सोने की सिल्लियों को उठाने के बाद आधे दिन तक उनका निरीक्षण करना पड़ता है। जब उसने आखिरकार सभी सोने की सिल्लियां निकल ली तो बेतरतीब कबाड़ का ढेर उगल दिया। मैं अपनी लूट की जांच करने के लिए गड्ढे में कूद किया और मेरा चेहरा तुरंत काला हो गया। बजरी के 2 ढेर, लोहे की डली का ढेर, कुछ आग प्रतिरोधक औषधियां, पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थी एंडरपर्ल ने मुझे सिर्फ 2 दिए। सिर्फ 2 मोतियों के बदले में सोने की सिल्लियों का एक पूरा ढेर। ये ड्रॉप रेट वाकई बहुत ज्यादा था। एक क्राफ्टिंग टेबल खोला, इस कूड़े को रखने के लिए एक संदूक बनाने की तैयारी कर रहा था, पर तभी क्राफ्टिंग मेन्यू के बाईं ओर एक रहस्यमयी गहरे बैंगनी रंग का ब्लॉक था जिसके चारों तरफ चमकने वाले पत्थर जड़े हुए थे। मेरा ध्यान तुरंत ही खींच लिया। मेरा ध्यान रिस्पॉनिंग। ये चीज एंडरपर्ल से कहीं ज्यादा टूटी हुई थी। इस बीच आयरन गार्ड सिटी के बाहर आधिकारिक सड़क पर शहर के गार्डों के साथ लुटेरों का एक दस्ता डॉन के किले की ओर बढ़ रहा था। लुटेरों का नेतृत्व कर रहे सरगना का नाम लोन वुल्फ था, जो अपनी तलवार से खून चाटता था। जैसे ही उसे पत्थर की जेल में बंद किया गया, इस बूढ़े कुत्ते का अपराधी दिल नहीं मरा। उसने तुरंत कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया, शहर के दरवाजे की सुरक्षा को तोड़ने के तरीके के बारे में कानाफूसी की और जेल तोड़ने की तैयारी की। बहुत बुरा। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करवाता, दरवाजा हिंसक रूप से बंद हो गया। दरवाजा ब्रूम ठंडे चेहरे के साथ अंदर आया, लोन वुल्फ को कॉलर से पकड़ा और उसे सीधे नेदर पोर्टल में खींच लिया। आधे दिन बाद सेल का दरवाजा फिर से खुला। लोन वुल्फ को मिट्टी के ढेर की तरह वापस फेंक दिया गया। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं, उसका शरीर एक नागरिक की तरह कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को चूस लिया गया। उसके अधीनस्थों ने तुरंत उसे घेर लिया, ये पूछते हुए कि क्या वे अभी भी भाग रहे हैं। भयभीत लोन वुल्फ कोने में भाग गया, कसकर अपने सिर को गले लगाते हुए पागलों की तरह बुदबुदाया, मैं 4 बार मर चुका हूँ, ठीक 4 बार। मैं भाग नहीं रहा, भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं नहीं भागूंगा। ये रिस्पॉनिंग कर की परम शक्ति है। अब दृश्य आयरन गार्ड सिटी फिन मैनर में बदल जाता है। खून चूसने वाला व्यापारी फिन अपने आंगन में गर्म तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेतहाशा घूम रहा था। उन पाखंडियों के फूल अभी तक क्यों नहीं बिके? लाखों से वो अपने आंगन में जमा आटे के पहाड़ों को घूर रहा था। वो हमारे द्वारा छोड़े गए सस्ते अनाज को निकलने के लिए तैयार था। उसने अपने चांदी के सिक्कों की तिजोरी को पूरी तरह से खाली कर दिया था। अब वो चीनी खरीदने का भी खर्चा नहीं उठा सकता था। वो मूल रूप से आटे को शहर से बाहर ले जाना चाहता था ताकि उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा सके, लेकिन शहर के बाहर लुटेरे बेकाबू थे और साधारण निजी रक्षक अनाज की गाड़ियों की सुरक्षा नहीं कर सकते थे। एक अंधेरे में फंसकर उसने दांत पीसकर 700 चांदी के सिक्के तैयार किए, साथ ही सफलता पर मुनाफे का 10 हिस्सा, और विनम्रतापूर्वक नाइट कमांडर वॉल्फिक से विनती करने दौड़ा कि वो अपने अनाज के काफिले को शहर से बाहर ले जाने के लिए शहर के रक्षकों का इस्तेमाल करें। वॉल्फिक उस समय कैंप हॉल में बैठा था और गटक रहा था। फिन की 3 नकली जड़ों एक असली अनाज जड़ वाली योजना को सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत हामी भर दी। जैसे ही फिन चला गया, वॉल्फिक जोर से हंसने लगा। उसने मुड़कर अपने भरोसेमंद सहायक को आदेश दिया, टेस्ट पैगंबर, क्या तुम किसी भिखारी का इलाज कर रहे हो? डॉन के किले में एक संदेश भेजो। मैं खुद अनाज के इस जत्थे को लेकर जाऊंगा और 1-1 ताना लॉर्ड सलास तक पहुंचाऊंगा। मैं इन खून चूसने वाले भ्रष्ट व्यापारियों को मौत के घाट उतार दूंगा। कुछ दिनों बाद अनाज ले जाने वाला सहायक खून से लथपथ जागीर में वापस आया। फिन के सामने घुटनों के बल बैठकर रो रहा था, मास्टर, सारा अनाज लूट लिया गया। मास्टर, वो कुत्ता वॉल्फिक विद्रोहियों से मिला हुआ है। उसने खुद हमारा अनाज सीधे विद्रोही शिविर में पहुंचाया। एक जोरदार धमाके के साथ फिन के दिमाग में बिजली गिर गई। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, सहायक की ओर इशारा करते हुए एक भी शब्द बोलने में पूरी तरह से असमर्थ है। आंगन के बाहर अन्य व्यापारी संघों के प्रमुख, जो उसी तरह बुरी तरह से ठगे गए थे, दरवाजा तोड़ रहे थे और गालियां दे रहे थे और उससे स्पष्टीकरण मांग रहे थे। फिन को अचानक सीने में तेज ऐंठन महसूस हुई। दुनिया घूम गई, उसके घुटने जवाब दे गए और वो वहीं मर गया। जब वो फिर से उठा तो उसे अंधहीन जहरीली भावना ने निगल लिया था। उसने अपने बिस्तर के किनारे को कसकर पकड़ लिया। वो दांत पीसते हुए गुर्राया, भेड़िया, अगर तुम मुझे जीने नहीं देगा तो हम सब एक साथ मर जाएंगे। और वो दिवालिया हो गया, कनेक्शन खरीद लिए और वुल्फ्रेक को उसके असली नाम से राजद्रोह और दुश्मनों से साठगांठ के आरोप में शाही राजधानी के विशेष दूत के पास रिपोर्ट कर दी। दूत पहले से ही स्थानीय दंगों से परेशान था। उसने वुल्फ्रिक को बलि का बकरा बनाया, एक आधिकारिक दस्तावेज को फाड़ दिया, वुल्फ्रिक से उसके नाइट कमांडर कवच को छीन लिया और उसे मौत की सजा वाले काल कोठरी में डाल दिया। वसंत की शुरुआत में बर्फ पिघल। मैंने एल्विन, ब्रम और अल्बर्ट को नेदर पोर्टल पे बुलाया।
हालांकि वे मेरे मुख्य दस्ते के सदस्य थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि हम नरक में जा रहे हैं तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। मैंने नेतृत्व किया और पोर्टल से अंदर कदम रखा। जब वे नीदरलैंड के उच्च तापमान और तीखी गंधक की गंध के अनुकूल हो गए तो मैं उन्हें पत्थर के घर के नीचे एक छिपे हुए भूमिगत कमरे में ले गया। कमरे के बीच में गहरे बैंगनी रंग की चमक छोड़ने वाले ब्लॉक बड़े करीने से रखे हुए थे। आप में से हर कोई एक ब्लॉक ढूंढे, उस पर अपना हाथ रखें और मन ही मन उसका जाप करें। मैंने उन्हें घूर कर देखा, मेरे स्वर में कोई इनकार नहीं था। तीनों ने एक माइनस दूसरे को देखा और निर्देशानुसार किया। जैसे ही एक विचित्र रोशनी चमकी, मैंने लकड़ी के बोर्ड निकाले और हर ब्लॉक पर उनके नाम लिखे। लॉर्ड सिलास, ये वास्तव में कौन सी दिव्य कलाकृति है? अल्बर्ट अपने दिल में सदमे को दबा नहीं सका और कांपती आवाज में पूछा। मैं मुस्कुराया, मेरी आवाज तंग तहखाने में गूंज रही थी। इसे रिस्पॉन एंकर कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ग्रिम रीपर के साथ एक रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। अब से अगर तुम किसी दुर्घटना में मर जाते हो तो जब तक इस लंगर में ऊर्जा है, मैं जबरदस्ती तुम्हारी आत्मा को वापस खींच सकता हूँ और तुम्हारे शरीर का पुनर्निर्माण कर सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों वहीं जम गए। उनकी आंखों में अत्यधिक कट्टरता और विस्मय झलक रहा था और पुनरुत्थान, जीवन और मृत्यु को उलट देना। ब्रह्म उत्साह से कांप उठा। मेरे स्वामी ब्रह्म का जीवन अनंत काल के लिए आपका है। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें काम पर वापस जाने को कहा। एल्विन पीछे रह गया और मुझे वॉल्फिक की गिरफ्तारी की खबर दी। मौका आ गया है। एल्विन की आंखें चमक उठी। वॉल्फिक ने हमारे लिए अनाज पहुंचाया और कुलीन व्यापारियों को नाराज किया। अब उसे गलत तरीके से कैद कर लिया। जब तक हम उसे बचा लेते हैं, आयरन गार्ड सिटी में उसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए सबसे अच्छा कदम होगी। आयरन गार्ड सिटी जाने का वाकई समय हो गया। मैंने सिर हिलाया और मुख्य शहर की ओर लौट आया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा पूरी तरह से अचूक होने से कमश मैंने एंडर मोती निकाले, जिन्हें मैंने अभी मायने से भी खरीदा था, और एंडर मोती स्टेशन चैम्बर बनाना शुरू कर दिया। 7 ब्लॉक गहरा गड्ढा खोदो, सबसे नीचे सॉल सैंड रखो और उस कॉलम को पानी से भर दो। सोल सैंड ने तुरंत ऊपर की ओर बुलबुले पैदा किए। मैंने सबसे ऊपर एक ट्रैपडोर रखा, एक एंडर पर लिया और उसे पानी के कॉलम के बीच में जोर से फेंका। मोती पानी में गिर गया और बुलबुले उसे ऊपर धकेलते हुए चुपचाप सतह पर तैरता रहा। जब तक कोई उसे छूता नहीं, वो हमेशा सक्रिय रहेगा। मैं कल दोपहर एल्विन के पास गया। या अगर तुम्हें कोई अप्रत्याशित स्थिति आती है तो तुरंत इस ट्रैपडोर को बंद कर दो। जैसे ही ट्रैपडोर मोती को छुएगा, मैं तुरंत यहाँ वापस टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। मैं तुरंत, समझे? एल्विन ने गंभीरता से सिर हिलाया। सब कुछ तैयार होने के बाद मैंने आर्थर को पकड़ लिया, जिसने चमड़े के कवच का पूरा सेट पहना हुआ था। एक दूसरा एंडर पर्ल निकाला, उसे आयरन गार्ड सिटी की दिशा में निशाना बनाया, अपना हाथ घुमाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। अब आके फटने की आवाज गूंजी और मेरी आंखों के सामने का दृश्य तुरंत मुड़ गया और फट गया। अगले ही पल आर्थर और मैं अचानक से पीली मिट्टी वाली बंजर भूमि पर प्रकट हो गए, जो कि कई मील दूर थी। अपने पूर्ण अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलते ही राज्य की वास्तविक अराजकता मेरी आंखों के सामने एक पेंटिंग की तरह उभर आई। फटी पेड़ों की छाल पूरी तरह से उखड़ी हुई और खाई हुई, और सड़क किनारे हर जगह सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। राजा चार्ल्स के शासन में ये सबसे बड़ी निराशा थी। हम आधिकारिक सड़क पर आगे बढ़े और आयरन गार्ड सिटी में अनाज खरीदने जा रहे व्यापारियों के एक काफिले से टकरा गए। नेता रयान नाम के एक चाचा ने देखा कि मेरे पास एक असाधारण आभा है और उन्होंने हमें अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। रास्ते में काफिले ने अचानक ऐसा व्यवहार किया जैसे वे किसी घातक दुश्मन का सामना कर रहे हों। ढलान पर लुटेरों का एक दस्ता दिखाई दिया, जिनके हाथ में लकड़ी की तलवारें थीं और उन्होंने चमड़े के जूते पहने थे। ये वही श्रमशिविर दस्ता था जिसे मैंने आयरन गार्ड सिटी के अमीर व्यापारियों को लूटने के लिए भेजा था। जब लुटेरों ने काफिले को देखा और आगे बढ़ने वाले थे तो उनकी निगाहें तुरंत मेरे चेहरे पर टिक गईं। ये घमंडी डाकू तुरंत डर से पीले पड़ गए। मैंने चालाकी से हाथ का इशारा किया और ऐसा लगा जैसे उन्हें शायद माफी मिल गई हो। वे लुढ़कते हुए पहाड़ी के पीछे से गायब हो गए। रयान ये सब पूरी तरह से स्तब्ध होकर देख रहा था, अपने ठंडे पसीने को पहुंचते हुए ये कहते हुए, भगवान सिल्सस, वे लुटेरे ऐसे क्यों भाग गए जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। ऐसा लगता है कि वॉल्फिक को जेल में डाल दिया है। आयरन गार्ड सिटी वास्तव में शापित है। मैं मुस्कुराया, एक शब्द भी नहीं बोला। आयरन गार्ड सिटी में प्रवेश करते ही प्राचीन शहर की दीवारें और वॉच टावर कुछ हद तक मौजूद थे, लेकिन जैसे ही हम गेट से अंदर दाखिल हुए, एक तीखी बदबू मेरे चेहरे पर आ। सड़कें कूड़े और मल से भरी हुई थीं। मध्ययुगीन फिल्टर पूरी तरह से बिखर गया था। अपनी मतली को दबाते हुए मैं आर्थर को सीधे महल के तहखाने में ले आया। जेल के प्रवेश द्वार पर 2 गार्ड हमारे रास्ते को रोकने के लिए अपने भाले पार कर रहे थे। बिना कुछ कहे मैंने एक भारी सोने की डली निकाली और उसे हमारे ऊपर फेंक दिया। गार्ड की आंखें सीधी हो गई। उन्होंने उसे काटा और उनके हाव माइनस भाव तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान में बदल गए। मेरे स्वामी वास्तव में उदार हैं, लेकिन आप अभी इस जेल में प्रवेश नहीं कर सकते। लॉर्ड बैरन मोनरो अंदर नाइट कमांडर से पूछताछ कर रहे हैं। कोई भी किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने सिर हिलाया, जाने का नाटक किया और आर्थर को कोने के पास एक अंधेरी जगह पर ले गया, क्योंकि हम बख कफाते हुए सामने के दरवाजे से नहीं जा सकते थे। वे सामने मैंने एक एंडर पर्ल निकाला, उसे काल कोठरी की दीवार पर एक खिड़की की संकरी लोहे की सलाखों से निशाना बनाया, अपनी कलाई को झटका दिया और जोर से फेंका दिया और जोर से फेंका। झपट्टा, पर्दा हट गया और मैं पहले से ही अंधेरे नम जेल की कोठरी के ठीक बीच में मजबूती से खड़ा था। कोठरी के अंदर बैरन मोनरो वोल्फिक को अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से बाहर निकलने और भागने के लिए मना रहे थे। वोल्फिक अपने हाथों और पैरों में भारी कांग पहने हुए पूरी तरह से लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बस जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ दिखाई दिया और उसने हिंसक रूप से अपना सिर उठाया। जैसे ही उसने मेरे चेहरे को साफ देखा, युद्ध के मैदान में बितना पलक झपकाए हत्या करने वाला ये सख्त आदमी इतना डर गया कि उसका खून बह गया। वो घबरा गया, खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जमीन उसे गिरा दी और वो जमीन पर गिर गया और अंत में उसने अपनी पीठ को सीधा किया, एक घुटने पर भारी होकर बैठ गया। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि पिच बदल गई। दोषी नौकर वोल्फिक ने लॉर्ड सीलास को बधाई दी। दहाड़ सुनकर मोनरो चौंक गया। उसने अपना सिर इधर माइनस उधर झटका मुझे घूरते हुए देखा, जो हवा से प्रकट हुआ था। तुम यहाँ कैसे आ गए सिलास? तुम विद्रोहियों को धोखा देने वाले पंथ के नेता हो। मैं जिद्दी बूढ़े रईस से परेशान नहीं हो सकता।
मैं सीधे लोहे की सलाखों के पास गया, कांपते वॉल्फ्रेक को देख रहा था। वॉल्फ्रेक, क्या तुम मौत से डरते हो? मृत खामोश कोठरी में मेरी आवाज बेहद ठंडी लग रही थी। वॉल्फ्रेक ने जोर से निगल लिया, ठंडा पसीना बह रहा था। मुझे अच्छा लगा कि तुम डर गए। मैंने एक उंगली उठाई, मेरे स्वर में एक दमनकारी आभा थी। उनकी, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, मैं तुम्हें छुड़ाकर डॉन के किले में ले जाता हूँ। उसके बाद तुम अपना नाम छिपाओ, एक साधारण सर्फ की तरह रहो और अपने पापों का प्रायश्चित करते रहो। मैं रुक गया, मेरी आंखें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मैं उसकी आंखों में मृत अवस्था में घूर रहा था। दूसरा, तुम्हें यही मरना होगा। अपने जीवन का उपयोग उस समय के पुण्य के लिए, निर्दोष नागरिकों की हत्या के पापों का प्रायश्चित करने के लिए करो। अपनी आत्मा को लेकर खुद अंडरवर्ल्ड में जाकर ग्रिम रीपर से मिलो। अगर ग्रिम रीपर ये निर्णय लेता है कि तुम्हारे पाप धुल गए हैं, तो मैं यही जीवित दुनिया में व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे शरीर का पुनर्निर्माण करूंगा और तुम्हें नश्वरलोक में वापस लाऊंगा। मेरी आवाज एक विशाल कांसे की घंटी की तरह थी, जो इतनी तेजी से कंपन कर रही थी कि हल्की थी। अगर ग्रिम रीपर असहमत है तो चिंता न करें। जब तक तुम्हारे पाप धुल गए हैं, भले मुझे जीवन और मृत्यु को अलग करना पड़े, मैं तुम्हारे पुनरुत्थान की गारंटी देता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, मॉनरो पूरी तरह से अपना होश खो बैठा। उसने मेरी नाक की तरफ इशारा किया और गालियां, बिल्कुल बकवास। द ग्रिम रीपर अंडरवर्ल्ड का भगवान है, वो नश्वर लोक में दखल क्यों देगा? तू काला जादूगर है। नाइट कमांडर को जेल में डालना काफी नहीं था, और अब तू उसे मरने के लिए मजबूर करने के लिए इस बेतु के पाखंड का इस्तेमाल करना चाहता। तेरा इरादा क्या है? मॉनरो, चुप हो जा। मेरे बोलने से पहले ही वॉल्फ्रेक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और पूरी तरह पागल हो गया। उसकी आंखों से डर झलक रहा था। उसने अपनी भारी जंजीरें खींची और लोहे की सलाखों से टकरा गया। काश और मॉनरो का मुंह बंद कर पाता, और मॉनरो का मुंह बंद कर पाता। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी आंखों से चमत्कार देखे थे। मॉनरो के शब्द मूल रूप से आयरन गार्ड सिटी के हर एक नागरिक की जान को खतरे में डाल रहे थे, ताकि वो भगवान के सामने मौत की तलाश कर सके। मौत। मैंने अपना हाथ हिलाया, वॉल्फ्रेक के पागलपन को रोकते हुए। बहस करने की कोई जरूरत। वॉल्फ्रेक, तुम्हें सोचने के लिए एक दिन मिलेगा। कल इसी समय मैं वापस आऊंगा। मुझे अपना जवाब बताओ। बोलने के बाद मैं बिना किसी झिझक के मुड़ा और जेल के गलियारे की छाया में लंबे कदम बढ़ाता हुआ चला गया। कदम बढ़ाता, मेरे पीछे केवल मॉनरो ही था, जो वॉल्फ्रेक उसके दिमाग से निकला हुआ बेवकूफ कहकर कोस रहा था, जबकि वॉल्फ्रेक फर्श पर पड़ी नीली ईंटों को घूर रहा था। उसकी आंखों में निराशा और पागलपन की चमक थी। निराशा। मैं जेल से बाहर निकला, आयरन गार्ड सिटी की गंदी सड़कों पर खड़ा था, चमकते सूरज को देख रहा था। जेल के अंदर मॉनरो और वॉल्फ्रेक के बीच तीखी बहस सुन रहा था। मेरे मुंह के कोने आत्मविश्वास से भरे उपहास में बदल गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो वॉल्फ्रेक, आज से तुम्हारी जिंदगी मेरी है। मौत की सजा पाने वाली जेल से बाहर मैं आर्थर को लेकर सीधे आयरन गार्ड सिटी मार्केट में टेलीपोर्ट करने के लिए एक एंडरपर्ल का इस्तेमाल कर रहा। मध्ययुगीन महल वाले शहर में जाने का मौका शायद ही कभी मिलता हो, इसलिए मैंने पूरी तरह से टूरिस्ट मोड चालू कर दिया। पत्थर की कच्ची सड़कें, दोनों तरफ एक माइनस दूसरे से सटे हुए ईंटों के घर, और आम लोग जो मोटे लिनन के कपड़े पहने हुए थे। किसी के बाल खुले नहीं थे। सभी पुरुषों ने अपने बाल बांध रखे थे और सिर पर पट्टी बांध रखी थी। हम भीड़ में घुसकर कलाबाजी देख रहे थे। आग उगलने और चाकू फेंकने की कला अपने चरम पर थी। एक दौर के बाद कलाकार ने एक टूटा हुआ कटोरा दिखाया और टिप्स मांगने लगा। आधे से ज्यादा लोग तुरंत तितर माइनस बितर हो गए। कलाकार मेरे पास आया, उसकी आंखें डरी हुई थी। मैंने अपनी उंगलियां चटकाई। आर्थर, उसे टिप दो। आर्थर ने इधर माइनस उधर ढूंढा, लेकिन उसके पास कोई तांबे का सिक्का नहीं था, इसलिए उसने एक चमकदार चांदी का सिक्का निकाला और कटोरे में फेंक दिया। कलाकार की आंखें सीधी हो गई। उसने तुरंत कट फोड़वा की तरह सिर हिलाया और आशीर्वाद का एक टोस्ट बोला, जो कई सेकंड तक चलता रहा। एक बार के लिए सबसे ज्यादा दान देने वाला बनना बहुत अच्छा लगा। एक चर्मपत्र स्क्रॉल की दुकान पर चलते हुए, जिस पर ज्ञान का फवारा लिखा हुआ था। मैंने यूं ही संतों और शूरवीरों के महाकाव्य खोले। ये सब प्राचीन लैटिन में था। इसे देखते मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैंने जल्दी से उसे फेंक दिया और चला गया। चलते माइनस पीने की चीजों में लग गए। शहद में भुने सेब, हड्डी और भुनी हुई पसलियां नर चलते खाते रहे। आखिर में हम लाइन टैवन नाम के एक सराय में पहुंचे। 1 पाउंड स्मोक बीफ मंग पोहड़ी के साथ खाया और उसे चपटी रोटी के साथ खाया। कुरकुरा, नरम और टूटता हुआ। भरपेट खाकर मैं पुराने चर्च की तरफ घूमने लगा, ताकि जगह का पता लगा सकूं। ये जगह आत्माओं का न्याय करती। ये नीदरलैंड पोर्टल बनाने के लिए एकदम सही जगह है। जैसे ही मैं मुख्य हॉल में पहुंचा, मैंने देखा कि कुछ आम लोग एक प्रशिक्षु पादरी को घेरे हुए हैं और उसे आक्रामक तरीके घेरे हुए हैं। लॉर्ड सलास की पवित्र प्रतिमा को चर्च में कब लाया जाएगा? लॉर्ड बैरन का नोटिस पोस्ट किया गया है। अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? आर्थर ने बगल से आंखें फाड़ कर देखा। मैंने जल्दी से उसे पकड़ा और सराय में वापस चला गया। अगले दिन दोपहर में मैंने अपनी भूख को शांत करने के लिए एक सुनहरी गाजर खाई। आर्थर को छिपने के लिए कहा, फिर एक एंडरपर्ल निकाला और उसे सीधे लोहे की खिड़की के गैप में फेंक दिया और फ्लैशअप के रास्ते वापस मौत की कोठरी में फेंक दिया। और फ्लैशअप वॉल्फ्रेक की आंखों के नीचे 2 काले घेरे थे। उसकी आंखों का सफेद भाग पूरी तरह से खून से लथपथ था। वो पूरी रात सोया नहीं था। मुझे अचानक से प्रकट होते देख उसका पूरा शरीर झटका खा गया, जिससे वो सीधा खड़ा हो गया, जिससे उसने जमीन पर झुककर सलामी दी और अपने हाथ को सीने पर रख लिया। लॉर्ड सिल्स, मैंने दूसरा रास्ता चुना है, मरना चुना है। उसमें हिम्मत है। मैंने अपनी हीरे की कुल्हाड़ी निकाली, हाथ से उठाई, कुल्हाड़ी गिरी, खनक खनक जंजीरें टूट गईं। मैंने वॉल्फ्रेक के कंधे को पकड़ा और अपने हाथ में एंडरपर्ल को कुचल दिया। स्क्रीन चमकी और हम तुरंत डॉन कीप में नीदरलैंड पोर्टल के सामने आ गए। अपने पीछे उबलता लावा देखकर वॉल्फ्रेक के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सोचकर कि मैं उसे अभी अंडरवर्ल्ड में भेजूंगा और उसे छिपने के लिए जगह खोजने और शाही राजधानी की मृत्यु दंड के आदेश का इंतजार करने को कहा। फ्रेश शाही इंतजार करना। इस बीच आयरन गार्ड शहर की मौत की सजा वाली कोठरी में बैरन मॉनरो अपनी मेज पर बैठा था, तनाव में था। जेलर चिल्लाते हुए अंदर आया कि नाइट कमांडर भाग गया है। मॉनरो बहुत खुश था, माफी पत्र लिखने के लिए अपनी कलम निकाल रहा था। जब जेलर वापस आया तो चिल्लाया कि नाइट कमांडर फिर से अपनी कोठरी में बैठा है। मॉनरो इतना गुस्से में था कि उसने अपने हाथ में रखे दस्तावेज को फाड़ दिया और वॉल्फ्रेक को उसके दिमाग में पानी भरने के लिए कोसने लगा।
वॉल्फे के ठीक होने के बाद मैं मुड़ा और डॉन कीप में राज्य के तकनीकी पेड़ पर हाइपर डायमेंशनल तरीके से वार करना शुरू कर दिया। एक खाली घास के मैदान में टाइटन ने 8 मीटर ऊंचे लकड़ी के मचान को धक्का दिया। ऊपर और नीचे दो समान लकड़ी के गियर लटके हुए थे जिन पर लाल सनेबार लाइनें रंगी हुई थीं। मैंने ब्लॉकों को एक साथ रखा और पानी की एक बाल्टी रखी। पानी नीचे गिर रहा था, गियर से टकरा रहा था और उन्हें बेतहाशा घुमा रहा था। एक बार घूर्णन गति स्थिर हो जाने पर ऊपर और नीचे की लाल रेखाएं एक माइनस दूसरे के सापेक्ष पूरी तरह से समन्वयित रहीं। मैंने गियर की ओर इशारा किया और मास्टर अल्बर्ट से बात की। मास्टर, जिस गति से ये पानी नीचे बहता है वो हमेशा ठीक 4 ब्लॉक मीटर पर सेकंड होता है, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी विचलन के। अल्बर्ट लकड़ी के फ्रेम को घूर रहा था, उसका दिमाग पागलों की तरह घूम रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी जांघ पर जोर से थपथपाया। मैं समझ गया, चूंकि पानी के प्रवाह की गति स्थिर है, जब तक हम छोटे गियर के आकार को समायोजित करते हैं ताकि एक पूर्ण घूर्णन पूरी तरह से संरेखित हो, तो वो एक घूर्णन ठीक 1 सेकंड के बराबर होता है। मैंने अपनी उंगलियां चटकाई। होशियार, बिल्कुल। अब आप लोग मेरे लिए गियर बनाने जा रहे हैं। 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा है, 24 घंटे 1 दिन है। अब से इस क्षेत्र में समय और दूरी की गणना सख्ती से मीटर और सेकंड में की जाएगी। माइनक्राफ्ट के मौलिक भौतिकी ने आधिकारिक तौर पर इस मध्ययुगीन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। 1 महीने बाद शाही राजधानी गोल्डन लाइन कीप में राजा चार्ल्स दस्तावेजों की समीक्षा में पागलों की तरह काम कर रहे थे। अपनी कलम के एक झटके से उन्होंने मौत की सजा पाने वालों की सूची में से एक का नाम हटा दिया, वॉल्फिक। फांसी का आदेश आयरन गार्ड सिटी के लुटन को वापस भेज दिया गया। वाजा दोपहर में फांसी का मैदान मीलों दूर से आए आम लोगों से भर गया था। रोने की आवाजें गगनभेदी थी, खेतों में चीख मांझी हुई थी। रात के कमांडर द्वारा संरक्षित थे ये लोग अपने संरक्षक को मौत की ओर जाते हुए देख रहे थे, पूरी तरह से हताश होकर आंसू रोक रहे थे। वोल्फिक ने अपना हेलमेट उतार दिया था, उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। उसके गले में एक लकड़ी का तख्ता लटका हुआ था जिस पर उसकी विधर्मी मौत की सजा लिखी हुई थी। जिस पल उसे फांसी के मंच पर धकेला गया वो पहले तो पत्ते की तरह कांप रहा था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें दूर मंच पर खड़े व्यापारी संघ के मालिकों से मिलीं। पिन अपने लाल वाइन के गिलास को घुमा रहा था, उसके होठों पर तिरस्कारपूर्ण उपहास था। वो उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह देख रहा था। वोल्फिक अचानक घबराया नहीं, वो फिन को घूर रहा था। उसके सीने से एक जोरदार हंसी फूट पड़ी। देखकर वॉल्फिक के चेहरे का रंग उड़ गया, ये सोचकर कि मैं उसे अभी अंडरवर्ल्ड में भेजूंगा और उसे छिपने के लिए जगह खोजने और शाही राजधानी की मृत्यु दंड के आदेश का इंतजार करने को कहा। फ्रेश शाही इंतजार करना। इस बीच आयरन गार्ड शहर की मौत की सजा वाली कोठरी में बैरन मॉनरो अपनी मेज पर बैठा था, तनाव में था। जेलर चिल्लाते हुए अंदर आया कि नाइट कमांडर भाग गया है। मॉनरो बहुत खुश था, माफी पत्र लिखने के लिए अपनी कलम निकाल रहा था। जब जेलर वापिस आया तो चिल्लाया कि नाइट कमांडर फिर से अपनी कोठरी में बैठा है। मुनरो इतना गुस्से में था कि उसने अपने हाथ में रखे दस्तावेज को फाड़ दिया और वॉल्फ्रिक को उसके दिमाग में पानी भरने के लिए कोसने लगा। वॉल्फिक के ठीक होने के बाद मैं मुड़ा और डॉन कीप में राज्य के तकनीकी पेड़ पर हाइपर डायमेंशनल तरीके से वार करना शुरू कर दिया। एक खाली घास के मैदान में टाइटन ने 8 मीटर ऊंचे लकड़ी के मचान को धक्का दिया। ऊपर और नीचे दो समान लकड़ी के गियर लटके हुए थे जिन पर लाल सनेबार लाइनें रंगी हुई थीं। मैंने ब्लॉकों को एक साथ रखा और पानी की एक बाल्टी रखी। पानी नीचे गिर रहा था, गियर से टकरा रहा था और उन्हें बेतहाशा घुमा रहा था। एक बार घूर्णन गति स्थिर हो जाने पर ऊपर और नीचे की लाल रेखाएं एक माइनस दूसरे के सापेक्ष पूरी तरह से समन्वयित रहीं। मैंने गियर की ओर इशारा किया और मास्टर अल्बर्ट से बात की। मास्टर, जिस गति से ये पानी नीचे बहता है वो हमेशा ठीक 4 ब्लॉक मीटर पर सेकंड होता है, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी विचलन के। अल्बर्ट लकड़ी के फ्रेम को घूर रहा था, उसका दिमाग पागलों की तरह घूम रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी जांघ पर जोर से थपथपाया। मैं समझ गया, चूंकि पानी के प्रवाह की गति स्थिर है, जब तक हम छोटे गियर के आकार को समायोजित करते हैं ताकि एक पूर्ण घूर्णन पूरी तरह से संरेखित हो, तो वो एक घूर्णन ठीक 1 सेकंड के बराबर होता है। मैंने अपनी उंगलियां चटकाई। होशियार, बिल्कुल। अब आप लोग मेरे लिए गियर बनाने जा रहे हैं। 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा है, 24 घंटे 1 दिन है। अब से इस क्षेत्र में समय और दूरी की गणना सख्ती से मीटर और सेकंड में की जाएगी। माइनक्राफ्ट के मौलिक भौतिकी ने आधिकारिक तौर पर इस मध्ययुगीन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। 1 महीने बाद शाही राजधानी गोल्डन लाइन कीप में राजा चार्ल्स दस्तावेजों की समीक्षा में पागलों की तरह काम कर रहे थे। अपनी कलम के एक झटके से उन्होंने मौत की सजा पाने वालों की सूची में से एक का नाम हटा दिया, वॉल्फिक। फांसी का आदेश आयरन गार्ड सिटी के लुटन को वापस भेज दिया गया। वाजा दोपहर में फांसी का मैदान मीलों दूर से आए आम लोगों से भर गया था। रोने की आवाजें गगनभेदी थी, खेतों में चीख मांझी हुई थी। रात के कमांडर द्वारा संरक्षित थे ये लोग अपने संरक्षक को मौत की ओर जाते हुए देख रहे थे, पूरी तरह से हताश होकर आंसू रोक रहे थे।
वोल्फिक ने अपना हेलमेट उतार दिया था। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। उसके गले में एक लकड़ी का तख्ता लटका हुआ था जिस पर उसकी विधर्मी मौत की सजा लिखी हुई थी। जिस पल उसे फांसी के मंच पर धकेला गया वो पहले तो पत्ते की तरह कांप रहा था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें दूर मंच पर खड़े व्यापारी संघ के मालिकों से मिली। पिन अपने लाल वाइन के गिलास को घुमा रहा था। उसके होठों पर तिरस्कारपूर्ण उपहास था। वो उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह देख रहा था। वोल्फिक अचानक घबराया नहीं, वो फिन को घूर रहा था। उसके सीने से एक जोरदार हंसी फूट पड़ी। एक जोरदार हंसी फूट पड़ी। उसके साथ उसने जोरों से सांस ली और अपनी गर्दन को छुआ जो पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसके पीछे बैकनी रेस्पॉन एंकर धुंधली चमक रहा था। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और उसे लिनन के कपड़े फेंके। इसे पहन। वॉल्फिक ने अनाड़ीपन से कपड़े पहने और नीदरलैंड पोर्टल से मेरे पीछे माइनस पीछे चला। उसके चेहरे पर एक बार फिर रोशनी और छाया और चमकदार धूप की चमक छा गई। हरी घास की खुशबू उसकी आंख में घुस गई। वॉल्फिक के घुटने मुड़ गए और वो सीधा घुटनों के बल गिर गया। तो उसने अपनी बिल्कुल निशान रहित भुजाओं को देखा, खुद को पीछे से धक्का दिया और अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। एक लाल हाथ का निशान उभरा। वो जल गया, जिंदा। वो सचमुच मौत से वापस आ गया। उसने मुझे मृत अवस्था में देखा। उसकी आंखों में अत्यधिक कट्टरता और पूर्ण निष्ठा झलक रही थी। टीम रीपर को भी लॉर्ड सिल्स का सामना करना पड़ा। इस जीवन में उसका जीवन मेरे लिए पूरी तरह से 100% बिक चुका था। मैंने अपनी इन्वेंट्री से बैंगनी जादू से चमकते हीरे के कवच का एक पूरा सेट निकाला और उसे सीधे उस पर फेंक दिया। साथ ही एक बैकअप चमड़े का सेट और शहद की एक बोतल जो सभी जहरों को ठीक कर सकती थी। इसे पहन। अब से कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारा जीवन मेरी सुरक्षा में है। वॉल्फिक ने दोनों हाथों से हीरे का कवच लिया और मेरे जूते चूमने के लिए घुटने पर बैठ गया। ठीक उसी समय आयरन गार्ड सिटी का फांसी का मैदान पूरी तरह से फट गया। जल्लाद ने अभी अपनी बड़ी कुल्हाड़ी पहुंची थी। जब उसने मुड़कर देखा तो लकड़ी के ब्लॉक पर लाश कहाँ थी। इस जमीन पर फैला खून भी हवा में उड़ गया था। ओ, मौके पर सिर्फ एक खाली खून से सनी कैदी की वर्दी बची थी। आम लोग पहले तो एकदम खामोश थे, फिर धरती हिला देने वाली जयकार करने लगे। तभी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए, पागलों की तरह क्रॉस करते हुए प्रार्थना करने लगे। भगवान से लाश प्रकट हो गए हैं। संत ने नाइट कमांडर को ले लिया है। मुनरो भीड़ को धक्का देकर फांसी के मंच पर कूद गया। खाली कैदी की वर्दी को घूर रहा था हारोहीस। उसकी विश्व दृष्टि चूर माइनस चूर हो गई। दूसरी ओर भ्रष्ट व्यापारी फिनलैंड टैवर्न के एक निजी कमरे में बैठा था, जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। मुख्य हॉल में नीचे लूट की धुन बज रही थी और एक यात्रा करने वाला कवि गाना शुरू कर रहा था। आज हम एक ऐसे देवता की कहानी सुनाते हैं जो नश्वर रूप में अवतरित हुआ। संत जनता को कष्ट सहते नहीं देख सकते थे। दैवी क्षेत्र के कठोर नियम की अवहेलना करते हुए वो नीचे उतरा और अपनी दैवी शक्तियां खो बैठा। सौभाग्य से एक शिकारी ने उसे बचा लिया और एक परीक्षण शुरू किया। उसके बाद पृथ्वी से इस्पात के दिव्य सैनिक उठे और उसके हाथ के एक झटके से पवित्र गेहूं पूरी तरह से पक गया। फिन अपनी मदरा पी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुना उसका प्याला पकड़े हुए हाथ हवा में जम गया। दैवीय क्षेत्र के लौह नियम, शिकारी, इस्पात, दिव्य गेहूं, ये कोई मिथक नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने लुटेरों से इकट्ठा किया था। फिन के दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो फूल जिसने उसे दिवालिया कर दिया, जिसे वो कभी बेच नहीं सका। वो अनाज कहीं जमा नहीं किया गया था, वो एक देवता के हाथों से उगाया गया था। उसने किसी पंथ से पंगा लिया था जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था, जो जीवन करता था। उसके रेशमी वस्त्रों से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। सराय का मालिक उसके बगल में था और आखिरी वार कर रहा था। सर फिन, क्या आप नहीं जानते? नाइट कमांडर के सिर काटे जाने के बाद उसकी लाश हवा में ही गायब हो गई। पूरे शहर का कहना है कि लॉर्ड सिलास ने उसे फिर से जीवित कर दिया। फिन के दिल में बहुत दर्द हुआ। उसका चेहरा लाश की तरह पीला पड़ गया। उसने अपनी कुर्सी को लात मारी, बिल चुकाने की जहमत तक नहीं उठाई और सराय से लुढ़कता हुआ बाहर निकल गया। उसने एक सच्चे भगवान के व्यापारी संघ के साथ खिलवाड़ किया और उसका अंत हो गया। मैं इन चीटियों के आतंक से परेशान नहीं हो सकता था। मैं डॉन कीप में अपने बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करने में व्यस्त था। कोर्ट में बनी अकादमी में घुसते हुए डीन जस्टिन टाइटन पर जोर दे रहा था। टाइटन का चौकोर सिर हास्यास्पद रूप से मूर्ख था। उसने अपना नाम टेढ़ा लिखा था, लेकिन किसी तरह सिलस शब्द को बिल्कुल सीधा लिखने में कामयाब रहा। मैं उसके पास गया और जस्टिन की रिपोर्ट सुनते हुए उसके बड़े लोहे के सिर को थपथपाया। शरणार्थियों में से गुलाबी फूल वाली छोटी लड़की मार्गरेट वास्तव में एक आइडेटिक मेमोरी रखती थी, बिल्कुल प्रतिभा से। अच्छा आर्यन जी, एक और खजाना मिल गया। मैं टाइटन के कंधे पर चढ़ गया। चलो इलाके में गश्त करते हैं। भारी गड़गड़ाहट के बीच जमीन से एक विशाल नीले रंग की इमारत उभरी। बड़े पैमाने पर बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री बाहर से कांच से लिपटी हुई थी।
अंदर की परत 1 मीटर बर्फ से पक्की थी। मैंने बर्फ की अत्यधिक गर्मी सोखने की क्षमता और पानी के अनंत स्रोतों का फायदा उठाया, जिससे काम करने वाले राजमिस्त्री सिल्क टच पिकैक्स पकड़कर बर्फ के ब्लॉकों को अंदर ही अंदर इकट्ठा कर पाए। पूरी प्रक्रिया में मौसमी तापमान को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। शुद्ध प्राकृतिक सॉफ्री। आगे बढ़ने पर एक उल्टे पिरामिड के आकार का विशाल मधुमक्खी का छत्ता था। इमारत के चारों ओर कैंपफायर रखे हुए थे और सबसे नीचे 100 मीटर तक फैला एक जीवंत फूलों का खेत था। सैकड़ों आधे मीटर लंबी विशाल मधुमक्खियां सूरज को ढक रही थीं, उनकी भिनभिनाहट बहरा कर देने वाली। एक आम व्यक्ति उन्हें देखकर ही अपनी पैंट में पेशाब कर देगा। मैं मधुमक्खियों के झुंड में बड़े कदम रखता हुआ गया और मेरे सामने उड़ रही एक मधुमक्खी के चौकोर सिर को सहलाया। उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि वे पिल्लों के झुंड की तरह कोमल थे। आकाश में भरी विशाल मधुमक्खियों को देखकर मेरे मुंह के कोने धीरे मुड़ गए। जब तक मैं हमला नहीं करता, इस दुनिया का हर एक जीव, सभी पूर्ण नियम बिना शर्त मेरा पालन करते हैं। मैं पिरामिड मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर खड़ा था, जिसे मैंने ब्लॉक यांत्रिकी का उपयोग करके पूरी तरह से बदल दिया था, जिसे मैंने शहद और बर्फ ब्लॉक संसाधनों के पहाड़ों से घिरा हुआ था। मैंने मुड़कर आयरन गार्ड सिटी की दिशा में देखा। वे संसाधन पूरी तरह से अधिकतम हो चुके थे और तकनीकी पेड़ चमक रहा था। अब रोलैंड साम्राज्य के इस पुराने सड़े हुए आदेश पर कुछ सच्चे ब्लॉक की शौक और वार करने का समय है।